प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने नागरिक शास्त्र विषय के खंड आ के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें जो हमारा लेसन है वह है दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों, ध्रुवीयता का मतलब होता है केंद्रीकरण, यानी संपूर्ण विश्व उस समय दो महाशक्तियों के बीच में केंद्रित होकर रह गई थी। पहली सोवियत संघ और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने आप लोग को बताया है कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीसरा विश्व युद्ध जो था, जो ना होते हुए भी संपूर्ण देशों के मध्य कहीं न कहीं मौजूद था, वह था शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता है कि दो देशों के मध्य या दो राष्ट्रों के मध्य आपस में तनाव की स्थिति बनी रहे परंतु युद्ध ना हो, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध की चरम सीमा का जो दौर था वह बर्लिन की दीवार थी, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। इसके बाद आता है दूसरी दुनिया का पतन, यानी शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में जो परिणाम हमारे सामने आए, उन परिणामों में सोवियत संघ का विघटन हुआ और दोनों जर्मनी राष्ट्रों का एकीकरण हो गया। यानी एक जो दूसरी दुनिया थी, उस दुनिया की समाप्ति हो गई और संपूर्ण विश्व पर एक ही शक्ति का वर्चस्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, इसका अर्थ क्या है और साथ ही इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम आगे अध्ययन करेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी, इसका अर्थ और विशेषताएं। बच्चों, 1917 ईस्वी में रूस में हुई समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम USSR के नाम से भी जानते हैं, अस्तित्व में आई। समाजवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। यानी जो समाजवादी क्रांति आई वह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, क्योंकि उस समय की जो संपूर्ण विश्व की स्थिति थी वह पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने में नहीं थी। क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वह कहीं न कहीं जो है गरीब जनता के शोषण का प्रतीक थी। समाजवादी समतामूलक समाज के निर्माण से संबंधित थी। सोवियत प्रणाली का जो हम वास्तविक अर्थ जाने तो यह होता है समतामूलक समाज, जिसमें निजी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं था, या यूँ हम कहें कि समतामूलक जो समाज था वह निजी संस्थाओं के विरोध में थी। पूरी व्यवस्था साम्यवादी थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में था। बच्चों, उस समय जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वह साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में उलझी हुई थी। परंतु जो उस समय विकास का जो दौर था, उस दौर में संपूर्ण देशों के पास इतना आर्थिक धन नहीं था या इतना पैसा नहीं था कि जिसको लगा कर वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, या देश के विकास के लिए वह पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक कहीं न कहीं बन रही थी। सोवियत संघ प्रणाली की विशेषताएं क्या थीं? लोग क्यों इसको अपनाना चाहते थे? समतामूलक समाजवादी इसकी पहली विशेषता थी। सोवियत प्रणाली जो थी वह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के विरोध में थी, क्योंकि उसका मानना था कि मुक्त व्यापार और पूंजीवादी व्यवस्था जैसे ही पूरे विश्व पर हावी होगी, उस तुरंत ही जो है एक हमारा जो वर्ग है, जो निचला वर्ग है, वह इसके संकट में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिक महत्व। संचार प्रणाली, परिवहन प्रणाली सुव्यवस्थित थी। विशाल ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे। बुनियादी आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती हैं वह पूर्ण हो रही थीं। जैसे बुनियादी आवश्यकताओं में है स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, बच्चों का देखभाल था, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी वह लागू हो रही थी, और मनुष्य के आवश्यकता की जो चीज़ें थी वह रियायती दर पर उपलब्ध थी। रोजगार के पर्याप्त अवसर थे। सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था, वह क्योंकि वह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी। इन सारी खूबियों के पश्चात सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। 1980 ईस्वी के दशक के मध्य गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। गोर्बाचेव ने बहुत सारे परिवर्तन किए, जो परिवर्तन उस समय की परिस्थिति के लिए तो ठीक थे, परंतु उन्होंने उस परिस्थिति के लिए वो वातावरण नहीं तैयार किया कि पहले मैं वातावरण तैयार करूं फिर परिवर्तन लाऊं, जिसके कारण उनका परिवर्तन असफल रहा।
सोवियत प्रणाली में वो सुधार लाना चाहते थे। आर्थिक रूप से सोवियत प्रणाली को पश्चिमी देशों के बराबर लाना चाहते थे। गोर्बाचेव ने सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व एवं एकता का वातावरण तैयार किए बिना ही पुनर्गठन, खुलापन जैसी व्यवस्था लाना चाहते थे। सबसे पहले तो सामाजिक परिवर्तन को करना चाहिए था, समानता और स्वतंत्रता, इसके साथ साथ राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व, एकता, इसमें पहले पूरी जनता को बांधने के पश्चात ही पश्चिमी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करना चाहिए था। परंतु ऐसा न करने के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। देखते देखते धीरे धीरे सारे राज्य अपने को अलग अलग राज्य के रूप में स्वतंत्र घोषित करने लगे। धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के अन्य और भी कारण थे, केवल यही परिस्थितियां नहीं थी जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। राजनीतिक और तमाम सारी ऐसी आंतरिक संस्थाएं थीं जिनका आपस में विरोध था। संसाधनों का अधिक भाग परमाणु हथियार और सैन्य साज सामान पर व्यय होने लगा। औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ापन था। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। सोवियत संघ की जनता को पश्चिमी देशों के विकास के ज्ञान के आधार का पता होने लगा था, क्योंकि जनता जो है तमाम सारे नए नए आधुनिक संसाधनों का विकास होने लगा था, जिसके द्वारा जनता पश्चिमी देशों में किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में वो कैसे मजबूत हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगा। और वह सोवियत संघ का विघटन, मतलब सोवियत संघ के जो विचारधारा थी उसके पक्ष में नहीं थे। समाजवादी विचार की अपेक्षा होने लगी। राष्ट्रवाद की भावना संप्रभुता का मतलब जो है आधार बनने लगी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि वो दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति थी, तो उसका विघटन होने लगा। तमाम सारी चीज़ें जो उसके परिणाम थे वो सामने आए। पहला ये था शीत युद्ध की दौर की समाप्ति। अब ये मुद्दा नहीं था कि समाजवादी और पूंजीवादी प्रणाली को हटाएगी या नहीं हटाएगी, ये मुद्दा अब नहीं था, क्योंकि अब जो औद्योगिक विकास हुआ था और पश्चिमी सभ्यताएं एक दूसरे देश में आदान प्रदान होने लगा था, उस ऐसी परिस्थिति में साम्यवादी व्यवस्था का कोई मायने नहीं रह गया था। हथियारों की जो होड़ थी, परमाणु हथियारों का जो संचय था, वह शीत युद्ध के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध में एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि कब किस देश के साथ युद्ध होगा, तो लोग अपने अपने देश को आंतरिक तौर पर हथियारों से, परमाणु हथियारों से और युद्ध के और अन्य सामग्रियों से अपने को सुसज्जित करके युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। परंतु जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया, या यूँ कहें कि जो ये होड़ लगी थी हथियारों की वह समाप्त हो गई। पूरा विश्व जो है विश्व शांति की ओर बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपस में जो दूसरों की हम सबसे शक्तिशाली इस शक्ति का जो वर्चस्व था या जो परिचय था, जो दिखावा था, उसमें भी काफ़ी बदलाव होने लगे। शीत युद्ध की समाप्ति में या तो दोनों महाशक्तियों का दबदबा बना रहता या किसी एक महाशक्ति का उदय होता या बहुध्रुवीय शक्ति बनी रहती। परंतु शीत युद्ध के दौर के समाप्ति के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरकर पूरे विश्व के सामने आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन का सूत्रपात हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था में वृद्धि हुई। नए स्वतंत्र देशों का उदय। सोवियत संघ के अंत के साथ साथ ही नए देशों का उदय हुआ, यानी सोवियत संघ में जो तमाम सारे गण मिलकर आपस में गणराज्य की स्थापना किए हुए थे, ये सब अलग अलग होकर संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने को देखने लगे। खनिज तेलों के भंडार पर अमेरिका का वर्चस्व। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका का वर्चस्व बना रहा और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन में बढ़ता गया। उसने पूर्व मध्य में घुसपैठ कर अपना वर्चस्व स्थापित किया। आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार से खनिज संसाधनों वाले देश पे, तेल वाले देश पर, जहाँ पर तेल का था भंडार था, किस प्रकार से अपनी कूटनीति के द्वारा उसको अपने वर्चस्व में लिया। तृतीय विश्व का आघात, यानी जो तृतीय विश्व, एक अलग से विश्व की हम कल्पना कर रहे थे, उस विश्व में सोवियत संघ के पतन के पश्चात तृतीय विश्व को जो सहायता संघ से प्राप्त हो रही थी,
अब पश्चिमी देशों से प्राप्त होने लगी या उसे अमेरिका पर आधारित होना पड़ा और यहीं से दबाव की राजनीति का प्रारंभ हुआ। अब बच्चों एक सबसे बड़ी चीज़ आती है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जैसा नाम के द्वारा ही हमको लगता है कि किसी को पीड़ा पहुंचाना और पीड़ा पहुंचाने के बाद फिर उसका उपचार करना। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया के जो देश थे, देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगे और एक विशेष मॉडल को उन्होंने अपनाया। ये विशेष मॉडल था शॉक थेरेपी। यानी कहने का मतलब है कि अपने को कायम रखने के लिए उसने एक मॉडल बनाया और वो मॉडल ये था कि पहले पीड़ा पहुंचाओ, आघात दो और आघात पहुंचाने के बाद उसका उपचार करो। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, रूसी मुद्रा में गिरावट, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, आर्थिक असमानताओं का जन्म, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की प्राथमिकता नहीं रही, शासकों में सत्तावाद की लोलुपता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्थायित्व नहीं रहा। यानी अगर हम किसी कोने से देखें या अगर हम थोड़ा गहर अध्ययन करें तो ये लगता है शॉक थेरेपी एक बार जो हमारी नई व्यवस्था कायम हो रही थी उस पर जो है अपना अधिकार ज़बरदस्ती जमाना, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी वह तहस नहस हो चुकी थी। उस समय रूसी मुद्रा में भी गिरावट आ गई थी और ऐसी परिस्थिति में जो खाद्यान्न सामग्रियाँ थीं वह भी कम होने लगी थीं, जो आर्थिक असमानताएं थीं वह भी बढ़ने लगी थी और सत्ता के प्रति लोगों की लोलुपता बढ़ने लगी थी। पूर्वी साम्यवाद देश और भारत, यानी पूर्व साम्यवाद, जो साम्यवाद की स्थापना हुई उसके पूर्व जो साम्यवादी देश थे और भारत, यह ये हम कह लें सीधे सीधे भारत और रूस का संबंध। शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध, या यूँ कह लें रूस और भारत के संबंधों का इतिहास, जिसको हम विश्वास और साझे के इतिहास के नाम से जानते हैं। इन दोनों देशों के बीच जो आपसी तालमेल था, एक दूसरे पर जो विश्वास था, भरोसा था, इसी विश्वास और भरोसे के इतिहास को हम भारत और रूस के संबंध से जोड़ते हैं। दोनों देशों की जनता की अपेक्षाएं समान थीं। बहु ध्रुवीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण था, यानी दोनों देश की जो जनता की अपेक्षाएं थीं वह एक समान थीं। यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो, समानता हो, लोगों को अपना पूरा अधिकार की प्राप्ति हो, संविधान के अनुसार देश चले, ये सारी चीज़ें थीं जिसमें दोनों देशों की जनताएं एक समान थीं। बहुध्रुवीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण, जैसे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय समस्या का बातचीत के माध्यम से हल को निकालना। 2001 में भारत और रूस के बीच कुछ सामरिक समझौते हुए और सामरिक समझौते के अंग के रूप में, या उनको हम सामरिक समझौते के जो स्वरूप थे उसको हम देखें तो 80 ऐसे मामले थे जिस पर द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भारत और रूस ने जो है हस्ताक्षर किए। ये 2001 की घटना है। कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक मत। कश्मीर समस्या क्या थी? जो समस्या थी उसको बातचीत के माध्यम से हल करना, और जो ऊर्जा आपूर्ति थी वो संपूर्ण देशों में एक समान हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का निपटारा हो। इस पर दोनों देशों के विचार एक थे। सैन्य संबंध, भारत में तेल तथा ऊर्जा की आपूर्ति, यानी कहने का मतलब ये था जिन राष्ट्रों में भारत में जिन जिन चीज़ों की कमी है या रूस में जिन चीज़ों की कमी है, आपसी साझे समझौते के द्वारा ये दोनों देश एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस की विश्व राजनीति में भूमिका। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में जो रूस की भूमिका थी उसको हम निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। रूस तथा राष्ट्रवाद। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस स्वतंत्र संप्रभुता के रूप में विश्व के सामने आया। 11 गणराज्यों में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्यों
गणराज्य को देने की सिफारिश थी। यानी 11 जो गणराज्य थे, ये गणराज्य के जो राष्ट्रपति थे, ये सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। यानी जो परमाणु अस्त्र शस्त्र थे, इन अस्त्र शस्त्रों पर का जो नियंत्रण होगा, उस पर जो है अमेरिका सदस्य राष्ट्र जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन राष्ट्राध्यक्ष का नियंत्रण स्थापित होगा। रूस का अन्य राष्ट्रों से संबंध, अमेरिकी एल्सिन नागे तथा रूस समझौता, रूस और यूरोपीय राष्ट्र, रूस और चीन, रूस और जापान। यानी इनका आपस में जो राजनीतिक या यूँ कहें कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो संबंध थे, वह उस समय की परिस्थिति के अनुसार उल्लेखनीय थे। जैसे रूस और यूरोप में जो संबंध थे, यूरोप राष्ट्र में, वो आपस में आर्थिक जो समझौता था, वो साझे का व्यापार था। यानी दोनों मिलकर जो है व्यापार करेंगे, इस तरह की नीति को अपनाया गया। विश्व राजनीति में रूस की भूमिका गौर थी। सोवियत संघ अब विश्व शक्ति के रूप में नहीं रहा। अणु परमाणु अस्त्र क्षेपणास्त्रों का अपार भंडार आज भी रूस के पास है और तब भी था। इसके बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी सैन्य व्यवस्था पर पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा था। आज भी उसकी सेना अधिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, परंतु सुरक्षा परिषद अमेरिका के विरोध की स्थिति में आज वह नहीं है। भारत और सोवियत संघ, सबसे अहम चीज़ ये है कि भारत और सोवियत संघ का आपस में क्या संबंध था, या जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इस भारत और सोवियत संघ के क्या संबंध थे। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन तीनों दृष्टिकोण से हम देखेंगे। आर्थिक स्थिति जो थी वह सोवियत संघ और भारत की सुदृढ़ थी। दोनों एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर थे और आपसी तालमेल भी था। राजनीतिक संबंध, जैसे कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन, 1971 ईस्वी में उन्होंने यानी ये रूस ने भारत को सहायता भी प्रदान की थी। ऐसे समय पर जब भारत के पास आर्थिक संसाधन कम थे और वह अपने को विश्व में स्थापित करने की होड़ में लगा हुआ था, ये यूँ कहें कि लड़ाई में लगा हुआ था, जब संपूर्ण विश्व के लोगों ने उसे अपने आधुनिक संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, उस समय सोवियत संघ ने भारत को इन सारी चीज़ों को देने का रास्ता बनाया और उसने दिया। अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में हम जाएं तो रूस में हिंदी फिल्में, भारतीय संस्कार, भारतीय लेखक, भारतीय कलाकार रूस में बेहद पसंद किए जाते हैं। यानी रूस में या यूँ कहें संपूर्ण विश्व में आज भी भारत अपने को विश्व गुरु के नाम को सार्थक करते हुए स्थापित किए हुए है। तो बच्चों, ये रही हमारी जो है दो ध्रुवता का अंत और एक शक्ति, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय। अगले पाठ में भी हम इसी को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो वीडियो के अंत में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो है उसमें अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम अपने अगले वीडियो में देंगे। बच्चों, आप वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुपों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि सभी बच्चों तक ये ऑनलाइन शिक्षा पहुंच सके। धन्यवाद।